हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में 8 मार्च को आने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न, उसका संभावित प्रश्नोत्तर कराने वाली हूँ। अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स 2 अंक स्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। साथ ही साथ यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें जिस तरह से आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाए और 4 में 4 मिल जाए। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, बिंदुवार उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे जो बिंदुवार उल्लेख है। कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। जैसा कि किसी भी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु को खरीदते समय उस वस्तु की पूर्ण जानकारी आवश्यक होती है, जैसे वस्तु का ग्रुप, मात्रा, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व आदि का प्रभाव जानना आवश्यक यानी जरूरी होती है। ठीक है। वस्तु उपयोग में खराब वस्तु निकलने पर उसका प्रयोग उपभोक्ता केंद्र पर की जा सकती है तथा उचित शिकायत दर्ज करवाकर मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। जब वस्तु खराब होगा तो जो ग्राहक है दुकानदार के पास जाएगा और उसे प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि ये प्रोडक्ट घटिया है, खराब है, और फिर मुआवजा यानी कि पैसा वापस ले लेगा। ओके, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 है आप लोगों के पास, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की संभावना है, इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि किसानों को अपने उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपने खेतों में उत्तम बीजों का चयन कर अच्छे ढंग से नवीन तकनीकों का उपयोग कर अनाज एवं व्यापारिक फसलें लगा सके और फसलों को बेचकर मुनाफा कमा सके। इससे उनका जीवन यापन अच्छे ढंग से चल सकता है। अतः किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित, देखिए यहाँ पे मानव विकास है, वहाँ पे एग्जाम में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है भी दे सकता है, तो आप लोगों को आंसर करना है। मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। इससे विभिन्न देशों की शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा के स्तर का अनुमान लगाया जाता है एवं उसकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का पता लगाया जाता है एवं प्रति व्यक्ति आय का अनुमान भी लगाया जाता है। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप लोग ध्यान से देखना है। क्या है, आधारिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना यानी कि आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। क्या है, 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको ध्यान से देखना है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय से हम यह समझते हैं कि जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं।
यहाँ देखिए फॉर्मूला है, अतः प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देखिए यहाँ से डिफिनेशन बन सकता है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है 6 है, उदारीकरण को परिभाषित करें। उत्तर हो जाएगा, उदारीकरण का अर्थ यह है कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। उदारीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण सबको आपको याद करके जाना है अच्छे से, यानी कि समझ के भी जाना है। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। देखिए क्या है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। उत्तर हो जाएगा, आय का गरीबी के साथ सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध है। यदि आय कम होगी तो तब गरीबी उतनी ही अधिक होगी, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गरीबी को जन्म देगी। बिहार राज्य इसका उदाहरण है कि जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी सर्वाधिक है। देखिए कितना लाइन में है, 1 2 3 4 5 6 7 में थोड़ा सा है। आप लोग को क्या करना है, कॉपी को फिलअप करने के लिए यहाँ पे जब ये खत्म होगा तो आपको ये दो लाइन खाली छोड़ देना है। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद 2 लाइन खाली छोड़ देना है बस। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक का स्तरीय होते हैं अर्थशास्त्र का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण निम्न हैं। देखिए कौन कौन सा है और इसे दूर करने का उपाय, तो इसका अथी कर दीजिएगा कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो पिछड़ेपन का दूर किया जा सकता है उपाय। ठीक है, देखते हैं पहला है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर पूछे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण के 5 उपाय बताइए तो नंबरिंग दे के लिखिएगा। ओके, और जब सिंपल सा पूछे तो आप इसका साइन दे सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। किसी राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी होता है, पर बिहार इससे पिछड़ा हुआ है। इस राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव कहें तो कमी है। 3 है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के अभाव के कारण राज्य की कृषि का स्तर निम्न होता जा रहा है। 4 है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार राज्य में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है और इससे आम जनजीवन की जीवनचर्या में बहुत बाधाएं आती है तथा साथ ही साथ जान माल की क्षति होती है तथा सूखा ज़्यादातर बिहार के दक्षिणी भाग वाले लोगों को झेलना पड़ता है। इससे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है। ठीक है, आइए चलते हैं इसका 5 पे। पूछा तो नहीं है, फिर भी हम पॉइंट दे दिए हैं कि अगर 5 कारण पूछे, 3 कारण पूछे तो कोई भी आप दे सकते हो, नहीं तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखिए गरीबी, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी एवं भूखमरी की समस्याएं देखने को मिलती है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, अतः यहाँ गरीबी है। आप यहाँ इंड हुआ है तो 1 2 लाइन स्पेस छोड़ के आना है, फिर 3 लाइन से किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। ओके, आइए चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, वैश्वीकरण ने बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है।
तो उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण ने बिहार की अर्थव्यवस्था को निम्न तरह से प्रभावित किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। अतः यह बिहार राज्य को एक नया आयाम देने का काम किया है। साथ ही साथ बिहार वासियों को कई तरह के रोजगार देने वाला काम करके उनकी दिनचर्या को एक नई गति प्रदान किया है। जैसा कि बिहार में शक्ति के साधन के रूप में बिजली पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी सरकार आदि का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है तथा कानून एवं व्यवस्था के अपेक्षाकृत सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह वैश्वीकरण की ही देन है कि सरकार एवं नागरिकों द्वारा राज्य में आधारिक संरचना का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। अतः एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था, ध्यान से देखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था, हाईलाइटेड है यहाँ पे, देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि यह किसका कथन था। देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और जब कोई क्वेश्चन का एंड हो, जैसे कि ये यहाँ पर क्वेश्चन एंड हुआ है, तो इसके बाद 1-2 लाइन आपको स्पेस छोड़ना है, फिर 3rd लाइन से क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट जो भी होगा उसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।